हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईसीएच गाइडलाइन के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, आईसीएच की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ हार्मोनाइजेशन। मतलब एक ऐसा गाइडलाइन या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसको कि न केवल एक कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो फॉलो करता है। वो कैसे? जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर अपने लेबोरेटरी में जब आप काम करते हैं तब अपन किसी एक स्टैंडर्ड फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं, चाहे अपन ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं या फिर किसी भी ड्रग का एनालिसिस कर रहे हैं या फिर उस ड्रग का अपन को मोनोग्राफ चेक करना है। तो अपन सबसे पहले उस ड्रग में किसको फॉलो करते हैं? आईपी को, इंडियन फार्माकोपिया, चाहे वो बीपी हो, ब्रिटिश फार्माकोपिया, या फिर वो जैपनीज फार्माकोपिया, या फिर वो यूएसपी हो, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अपन उन सबको फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को पता है, हमको पता रहता है जब अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कि किसी भी ड्रग का मेरे को अगर मोनोग्राफ चाहिए तो मैं उस ड्रग का एक स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड बुक जो है उसको फॉलो करूंगा। ओके, चाहे मैं पैरासीटामोल का मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं आईपी में पहले चेक करूंगा कि उसका प्रोसीजर क्या है, क्योंकि वहां पे जो मोनोग्राफ देके रखा है वो एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड गाइडलाइन के थ्रू बना हुआ है। ओके, तो उसी हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा आईसीएच गाइडलाइन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नाउ डेज, जब से ये गाइडलाइन जो है अप्लाई होने लगी है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब से आईसीएच गाइडलाइन आई है, पहले क्या होता था, अलग अलग कंट्री में अलग अलग गाइडलाइन होती थी सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए। ओके, फिर क्या हुआ, कुछ देश ने मिलकर, कुछ कंट्री ने मिलकर क्या किया कि एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिसको कि ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो करें। क्योंकि अगर अपन ऐसे सिंपल में एग्जांपल लूं, अगर मैं पीसीएम का ऐसे कर रहा हूं तो मीनवाइल मुझे भी वही रिजल्ट मिलना है जो किसी और मेथड के थ्रू फॉलो किया जा रहा है। तो क्यों ना एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिसको कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो फॉलो करें। और आपको जो किसी भी चीज का अगर अप्रूवल लेना है तो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर योर अप्रूवल in any country to sell and distribute of drug and manufacturing of drug. ओके, तो क्या हुआ कि आईसीएच गाइडलाइन जो है वो एक ऐसी गाइडलाइन है, ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको कि ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो करता है। मतलब जो स्टैंडर्ड है आपके वो एक फिक्स कर दिए, अब पूरे वर्ल्ड में उस स्टैंडर्ड को आप फॉलो करो और आपकी जो क्वालिटी है, सेफ्टी, एफिकेसी जो है उसको आप मैच करते हुए अपने ड्रग को आगे, अपना मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहां तक मैंने आपको बेसिक समझाया कि आईसीएच है क्या, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। चलिए अब जानते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। देखिए आईसीएच वेयर, यस, ICH were created by the International Council for Harmonization of Technical Requirement of Pharmaceutical। मतलब किसी भी फार्मास्यूटिकल जैसे कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर उस टैबलेट का मेरे को ड्रग का मेथड एनालिसिस करना है, तो उस मेथड एनालिसिस करने के लिए जितनी जितनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट होगी तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की, क्यों ना इसके लिए एक अच्छी गाइडलाइन बनाई जाए जिसको कि सारा वर्ल्ड फॉलो करे। ओके, तो आईसीएच क्या है? इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। ओके, नेक्स्ट इसको और अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आईसीएच एम टू प्रूव यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे इस कंट्री में ये फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल अगर अपन किसी प्रोडक्ट की या ड्रग की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो अगर पीसीएम यूज हो रहा है तो वर्ल्ड वाइड वो फीवर के लिए यूज हो रहा है, एंटी पायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक जो अपन यूज करते हैं उसको, तो वर्ल्ड वाइड उसका यूज तो एक ही है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक ही है। तो क्यों ना उसकी स्टैंडर्ड और टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक गाइडलाइन बनाई जाए जो पूरी यूनिफॉर्मली पूरे वर्ल्ड वाइड काम करे। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ओके, फॉर फार्मास्यूटिकल यूज, फॉर ह्यूमन यूज, दे आर डेवलप द रेगुलेटरी एंड फार्मा इंडस्ट्री अथॉरिटी।
ओके, सो आईसीएच गाइडलाइन क्या है कि सारे की सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट को, एक स्टैंडर्ड को यूनिफॉर्मली टेक्निकल रिक्वायरमेंट और फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। फर्स्ट, सेकंड, टू डेवलप द रेगुलेटरी एंड फार्मा इंडस्ट्री। रेगुलेटरी इन द सेंस कि अगर मैं इंडिया की कंपनी है और वो आउट ऑफ इंडिया सेल्स करती है ड्रग का, तो उनको वहां पे सेल करने के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइन है, समझ रहे हैं? तो उस हिसाब से तो रेगुलेटरी गाइडलाइन और इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के लिए आईसीएच गाइडलाइन का फॉलो करते हैं। अब बेसिकली आईसीएच है क्या? देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ह्यूमन यूज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इट इज a unique project bring together the regulatory authority of Europe, Japan, United States and expert from the pharmaceutical industry. ओके, पहले तो मैंने आपको बताया ये क्या है। इट इज अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। ओके, जितनी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्यों ना उनके लिए एक अलग अच्छे से गाइडलाइन बनाई जाए। तो उस गाइडलाइन बना के लिए क्या किया, 3 से 4 जो कंट्री है उनके जो एक्सपर्ट थे, जैसे कि यूरोप है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट है, और कुछ ऐसे एक्सपर्ट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको इन द 3 रीजन ऑफ डिसीजन डिस्कस साइंटिफिक टेक्निकल एक्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। किसी भी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन हो या फिर उसका टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो या फिर किसी का मेथड एनालिसिस है या फिर कोई वैलिडेशन है किसी भी सब्जेक्ट का या किसी ड्रग का, तो उन सब का अप्रूवल लेने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा। या फिर आपको किसी दूसरे कंट्री में आपका ड्रग प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको उस कंट्री के गाइडलाइन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो क्यों ना एक गाइडलाइन ऐसी बना जाए जो वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाए। उसी का नाम जो है वो है आईसीएच गाइडलाइन, जो कि इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में यूज आती है। ओके, द पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू मेक द रिकमेंडेशन on way to achieve greater harmonization in the interpretation, application technical guideline and requirement for product registration, in other to reduce overweight and need to duplicate testing carried out during the research and development new medicine. देखिए, इस लाइन को आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली पर्पज क्या रहा इस आईसीएच गाइडलाइन का, कि क्यों वर्ल्ड वाइड एक ऐसी गाइडलाइन बनाई गई जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट थी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, चाहे वो रेगुलेटरी हो या फार्मा इंडस्ट्री के लिए हो, उसको अप्लाई किया गया। तो देखो, मेन रीजन क्या था? द पर्पस रिकमेंडेशन टू वे टू अचीव ग्रेटर हार्मोनाइजेशन। मतलब सारा जो स्टैंडर्डाइजेशन है, सारा जो स्टैंडर्ड है, वो वर्ल्ड वाइड एक हार्मोनाइजेशन, इक्वलिटी होना चाहिए। इस देश में ये है, इस कंट्री में ये है, उस कंट्री में ये, सारा इक्वलेंस होना चाहिए, सॉरी। एंड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ एप्लीकेशन टेक्निकल गाइडलाइन रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस एंड डुप्लीकेट टेस्टिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द रिसर्च। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट के लिए कुछ रिसर्च और टेस्टिंग हो रखी है, तो उसी रिसर्च को वापस डुप्लीकेट नहीं हो, मतलब ऑलरेडी उसका पैटर्न हो गया हो, तो उसी को डुप्लीकेट कोई वापस पैटर्न वो फॉलो नहीं करे, तो डुप्लीकेट रिक्वायरमेंट टेस्टिंग ड्यूरिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। तो इसलिए एक ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसी गाइडलाइन जो कि ऐसा हार्मोनाइजेशन वर्ल्ड वाइड जो कि एक स्टैंडर्ड को फॉलो करे सारे जन। ओके, नेक्स्ट देखो, ICH is a unique approach. ICH was created in 1990. Okay. Next, the agreement between the Union, European, Japan, and United States of America to harmonization technical requirement for the registration of pharmaceutical human use. The joint efforts by regulatory and associated trade associate. ओके, तो अगर हिस्ट्री की अपन बात करें तो आईसीएच जो क्रिएट हुआ, कब लॉन्च हुआ? 1990 पे ये लॉन्च हुआ। नेक्स्ट,
ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ओके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस काउंसिलिंग ऑफ हार्मोनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो आइडेंटिफिकेशन एंड एनिमेशन ऑफ नीड टू डुप्लीकेट स्टडी टू मीट डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन, जो मतलब डुप्लीकेट स्टडी हो रही है किसी भी न्यू मेडिसिन को रिलेटेड, उसको एलिमिनेटेड करने के लिए अपन फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीएच गाइडलाइन का मेन ऑब्जेक्ट था। क्योंकि किसी कंट्री में किसी भी मॉलिक्यूल को लेकर रिसर्च हो रही है तो वो रिसर्च जो है दूसरी कंट्री में फॉलो नहीं, या ऑलरेडी उस मॉलिक्यूल या मेडिसिन पे काम हो रखा है तो वो काम दूसरी कंट्री में नहीं। तो एक एक इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड होगा तो उसमें क्या है, अपडेटेशन चलता रहता है ताकि आपको पता चल सकता है कि ये मॉलिक्यूल है वो नया है, इस पर अभी रिसर्च नहीं हुई है या जो भी है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था वो क्या है, एलिमिनेशन ऑफ नीड to duplicate study to meet the different regulatory requirement. Next, more efficient use for the resources in the R&D process and as consequence. Okay, so अगर एक एक यूनिवर्सली एक स्टैंडर्ड होगा, एक गाइडलाइन होगी, तो इसका फायदा क्या होगा कि जो रिसोर्सेस है अपने पास, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस इन R&D सेक्टर। ओके, नेक्स्ट, क्विकर एक्सेस फॉर पेशेंट फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू मेडिसिन। इट मीन्स अगर आईसीएच की मैं बात करूं तो आईसीएच मेनली जो फोकस है उसका वो पेशेंट जो है उनको सबसे अच्छी बढ़िया क्वालिटी की मेडिसिन और न्यू रिसर्च की मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करवाने की है। कितनी सेफ्टी है, कितनी उसकी एफिकेसी है और उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स कितना है। ओके, तो ये बेसिकली अगर अपन देखें तो मेन ऑब्जेक्ट है आईसीएच गाइडलाइन के। अब इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आता हूं कि एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स। देखिए आईसीएच गाइडलाइन जो है बेसिकली उसके 4 पिलर हैं। इन द सेंस बेसिकली आईसीएच गाइडलाइन जो है वो 4 डिवाइडेशन में पार्टीशन उसका कर रखे हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, फर्स्ट जो है वो है सेफ्टी, सेकंड एफिकेसी, थर्ड क्वालिटी एंड फोर्थ है रेगुलेटरी रिकमेंडेशन, जिसको कि अपन मिसलेनियस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आईसीएच गाइडलाइन के 4 डिवाइडेशन है। मतलब कोई भी ड्रग है, ड्रग, न्यू मेडिसिन या फिर कोई प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, कोई भी न्यू ड्रग मॉलिक्यूल एंटिटी है, तो उसके बेसिकली 4 जो है मेन पॉइंट इसको ध्यान में रखते हुए अपन को आगे बढ़ना है। वो कौन कौन से हैं? पहला तो वो ड्रग कितनी सेफ है। एज पेशेंट प्रोस्पेक्टिव अगर मैं देखूं तो सबसे पहले पेशेंट क्या देखता है कि जो अपन मेडिसिन ले रहे हैं वो कितनी सेफ है। सेकेंड, सेफ के साथ साथ वो एफिकेसी कितनी है उसकी। मतलब अगर किसी मेडिसिन की एफिकेसी नहीं है, एफिकेसी इन द सेंस ये है कि आप फीवर की टैबलेट लेते हैं और फीवर उतर ही नहीं रहा है, थोड़ा सा उतरा और आधा आपका अभी टेम्परेचर हाई है, तो वो एफिकेसी नहीं है, उस ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स ही नहीं। ओके, तो सेफ्टी के साथ साथ उसकी एफिकेसी, पोटेंसी भी होनी जरूरी है। इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो वो ड्रग क्या काम की। तो कोई भी मॉलिक्यूल है, फर्स्ट जो 4 पिलर उसके जो है आईसीएच गाइडलाइन के पॉइंट, पहले तो सेफ्टी होनी चाहिए, दूसरा उसकी एफिकेसी होनी चाहिए और तीसरा जो पॉइंट है वो है उसकी क्वालिटी। ओके, क्वालिटी इन द सेंस कि अगर किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो उसका बेसिकली जो इफेक्टिवनेस कैसे रहेगी। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट है रेगुलेटरी कम्युनिकेशंस। ये बेसिकली 4 पॉइंट आईसीएस गाइडलाइन पे काम आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ओवर द 50 हार्मोनाइजेशन गाइडलाइन। तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर अपन देखें तो 50 से 50 जो है ओवरऑल 50 गाइडलाइन जो है हार्मोनाइजेशन की है, उसमें से 7 जो है सेफ्टी, 7 टॉपिक हेडलाइंस एंड 4 गाइडलाइन ऑफ सेफ्टी। एफिकेसी की मैं बात करूं 12 टॉपिक हेडलाइन एंड 14 गाइडलाइन। क्वालिटी 7 टॉपिक हेडलाइन एंड 19 गाइडलाइन। मेडिकल डिक्शनरी
जो है वो है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एंड कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जिसको कि अपन CTD के नाम से जानते हैं। देखिए, ऑल ओवर अगर ICH की मैं बात करूं तो उसमें कितनी गाइडलाइन और कितने टॉपिक्स और हेडलाइन है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट कौन सा? सेफ्टी, उसमें कितने डिवाइडेशन है। सेकंड, एफिकेसी, उसमें कितने डिफिनेशन है। फिर क्वालिटी, उसमें कितने डिफिनेशन है। फिर मेडिकल डिक्शनरी, जिसमें कि आप कोई भी, जैसे कि अपन नॉर्मल डिक्शनरी यूज करते हैं, इसके लिए मेडिकल डिक्शनरी भी रहती है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रॉनिक ऐसे के लिए, जैसे आप इंटरनेट पे गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो किसी ड्रग मॉलिक्यूल के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड पे भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, जिसको कि CTD के नाम से अपन जानते हैं। ओके, फर्स्ट अपन एक एक करके बात करते हैं क्वालिटी QSEM के बारे में। तो Q जो है वो क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी टॉपिक दोज रिलेटिंग टू द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। देखो, क्वालिटी मीन्स क्या है? those relating to chemical and pharmaceutical quality assurance. For example, Q1 stability testing and impurity, Q3 जो है वो है impurity testing। देखिए, यहाँ पे गाइडलाइन का नाम लेकर आया है कि जो क्वालिटी जो है, क्वालिटी टॉपिक जो है, उसमें बेसिकली जो है फर्स्ट केमिकल रिलेटेड एंड फार्मास्यूटिकल एश्योरेंस की अपन बात करेंगे। फॉर एग्जांपल Q1 जो है वो गाइडलाइन किसके लिए है? स्टेबिलिटी के लिए, ड्रग की स्टेबिलिटी देखने के लिए। इट मीन्स व्हाट कि जैसे कि आप देखते हैं टैबलेट और कैप्सूल पे उसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए पूरी पूरी अलग स्टडी होती है। उस स्टडी को करने के लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनी हुई होगी है। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको उस स्टेबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करना है। ओके, इजी है। नेक्स्ट Q3 की मैं बात करूं तो इम्प्योरिटी टेस्टिंग। इम्प्योरिटी प्रोफाइल से मतलब यह है कि इम्प्योरिटी प्रोफाइल दो तीन टाइप की हो सकती है। एक तो इन प्रोसेस इम्प्योरिटी, मतलब कोई भी API जब बनता है तब इन प्रोसेस कितनी इम्प्योरिटी आई है उसको एलिमिनेट करना, और कितनी इम्प्योरिटी को अपन होते हुए भी ड्रग को पास कर रहे हैं, उसके लिए भी एक गाइडलाइन है। तो वो गाइडलाइन कौन सी है? Q3 इम्प्योरिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट, सेफ्टी टॉपिक दोज रिलेटिंग इनटू इन विट्रो एंड इन विवो प्री क्लिनिकल स्टडी। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी वैक्सीनेशन का जो चल रहा है ट्रायल्स, वो इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो का मतलब क्या है? जो कि अपन इंस्ट्रूमेंट पे करते हैं, और इन विवो से रिगार्डिंग है जो अपन एनिमल्स पे परफॉर्म करते हैं, रेट हो, माइस हो, किसी से भी। ओके, तो प्री क्लिनिकल स्टडी का जो टॉपिक है वो इसमें आता है। तो S1 जो है कार्सिनोजेनिसिटी, कैंसर के रिलेटेड, और S2 जो है वो जेनोटॉक्सिसिटी टेस्टिंग के रिलेटेड। थर्ड अपन पॉइंट आता है एफिकेसी टॉपिक। एफिकेसी दोज रिलेटिंग टू क्लिनिकल स्टडी इन द ह्यूमन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल E4 जो है वो डोज रेस्पॉन्स स्टडी, DRS एंड कार्सिनोजेनिसिटी टेस्टिंग, और E6 जो है वो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस से। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक, जिसमें कि क्रॉस कटिंग टॉपिक विच डू नॉट फिल द यूनिक इनटू द वो कैटेगरी। फर्स्ट, मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ओके, कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को क्या कैसे अपन गाइडलाइन क्या रहेगी उसकी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, टाइमिंग ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडी डिफरेंट रहेगी। द कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट एंड द डेटा एलिमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग डिक्शनरी, ये सारे पॉइंट रहेंगे। अब अपन बात करते हैं एक एक गाइडलाइन की डिटेल में। ओके, फर्स्ट यहाँ पे आती है क्वालिटी गाइडलाइन। तो उसमें क्या क्या रहेगा? Q1 जो है, Q1 और A, उसका फर्दर डिवाइडेशन क्या है? Q1A, स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू ड्रग प्रोडक्ट। सेकंड, Q1B, photo stability testing. Q1C, stability testing for new dosage form. Q1D, the
bracketing and matrixing designed for the stability testing drug substance product. And Q1E is evolution of stability data. Q1F is stability data for packaging, registration, application and climate zone. ओके, नेक्स्ट जो है आपका वैलिडेशन की गाइडलाइन आ जाती है, स्टेबिलिटी, और सेकंड जो है वैलिडेशन Q2। Q1 कौन सी है, स्टेबिलिटी। Q2 क्या है, वैलिडेशन की। Q2A क्या है, टेक्स्ट ऑन वैलिडेशन एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट मेथोडोलॉजी Q2B, एंड इम्प्योरिटी के लिए Q3AR impurity for new drug substance, Q3BR impurity for new drug, and Q3 guideline for residual solvent। ओके, तो ये सारी जो गाइडलाइन है वो क्वालिटी पे रहेगी। क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट Q5 और Q5E, स्पेसिफिकेशन Q6A, Q6B, GMP फॉर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड Q7A। फिर अपन बात करते हैं सेफ्टी गाइडलाइन के बारे में। तो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी S1, S1C, जैसा कि अभी मैंने बताया, और जेनोटॉक्सिसिटी स्टडी S2A, S2B, टॉक्सिकोकाइनिन एंड फार्माकोकाइनेटिक S3A, S3B, toxicity testing S4, S4A, and reproductivity toxicity S5A। Next, biotechnology product S6, preclinical study, pharmacology study, a safety pharmacology, and joint safety and efficacy, multidisciplinary topic, maintain of the ICH guideline on the non-clinical safety study for the conduct of human clinical trials for the pharmaceutical. Next, efficacy guideline, the clinical safety E1 जो है वो है the extract of population exposed to assess clinical safety, E2A, E2AB, E2C clinical safety data measurement, E2D post approval safety data management, और E2E जो है फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग। फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग की बात है जिसमें कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं उसका अपन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, the standard and content of clinical study report E3, dose response E4, dose information for support drug registration, ethnic factor in accessibility of foreign clinical data, and GCP GLUT clinical practice। नेक्स्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए E7, E11, E7 से लेकर E11 तक, and guideline for the clinical evolution by therapeutic category, E12A principle for clinical evolution for new antihypertensive। ओके, तो लास्ट इसका टॉपिक आएगा वो है मल्टीडिसिप्लिनरी गाइडलाइन। उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, टाइमिंग फॉर प्री क्लिनिकल स्टडी इन रिलेटिव क्लिनिकल स्टडी, एंड कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ओके, यहां तक अपनी जो है ICH गाइडलाइन के बारे में डिस्कस कर लिया आपने। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच फ्रॉम अमरसार एकेडमी।